हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि कोई सम्मिश्र ध्वनि में दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर अत्यल्प हो या उसमें कोई क्षीण सन्नाटी उपस्थित हो तो हम कानों से उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित ऐसी आवृत्ति का पता लगाने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक का उपयोग किया जाता है, जो किसी अन्य आवृत्ति को छोड़कर अपनी स्वाभाविक आवृत्ति के निकट की स्वर की आवृत्तियों का अभिग्रहण करके विशिष्ट कंपन के लिए तीक्ष्ण अनुनाद प्रदर्शित करता है और इस प्रकार यह उस पर्टिकुलर आवृत्ति की ध्वनि को ज्ञात करने का एक साधन बन जाता है। तो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ये जो चित्र है इसमें हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर दिखाया गया है। यहाँ पर Q एक धातु या कांच का गोलाकार प्राप्त होता है पात्र होता है, जिसकी दो ग्रीवाएं होती हैं। एक ग्रीवा ऊपर की ओर अपेक्षाकृत चौड़ी और दूसरी ग्रीवा अपेक्षाकृत पतली होती है। B बिंदु जो दिखाया गया है, जो ग्रीवा का मुंह है, यहाँ पर उस ध्वनि को, सम्मिश्र ध्वनि को आपतित कराते हैं जिसका विश्लेषण करना है, और C बिंदु पर कान लगाते हैं जिससे उस ध्वनि की पहचान हो, जबकि अनुनाद के कारण तीक्ष्ण आवाज़ सुनाई देगी। अब यदि किसी सम्मिश्र का विश्लेषण करना है तो B पर आपतित कराया जाता है, तो उसके कारण नलिका या ग्रीवा B के अंदर की वायु कंपन करने लगती है। आपाती ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका B में वायु का विस्थापन अंदर की ओर और विरलन के कारण विस्थापन बाहर की ओर होगा। यदि B नलिका की लंबाई L, काट क्षेत्र L और उसमें उपस्थित वायु का घनत्व ρ है, तो नलिका में भरी वायु का द्रव्यमान वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज A इंटू L इंटू ρ के बराबर होगा। यदि B पर आपतित सम्मिश्र ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका वायु का अंदर की ओर विस्थापन x होता है, तो वाल्व Q के अंदर की वायु के आयतन में कमी dV इंटू A इंटू x हो जाएगी और वायु दाब में वृद्धि dP होगी। गैस के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा हम जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात के बराबर होता है, या E dV अपॉन B, जहाँ पर dV आयतन में कमी है, V उसका प्रारंभिक आयतन है, dP दाब में वृद्धि है और E इलास्टिक कांस्टेंट है, जहाँ और V जो है एक्चुअली वाल्व Q के अंदर का आयतन है। या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dP इजिकल टू माइनस E dV अपॉन V इजिकल टू माइनस E dV का मान क्योंकि AX के बराबर है AX अपॉन V। वाल्व Q में दाब की इस वृद्धि के कारण नलिका B में उपस्थित m द्रव्यमान के वायु पिस्टन पर एक प्रत्यानन बल लगेगा, जिसका मान होगा dP इंटू A दैट इज F इजिकल टू dP इंटू A, और आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज माइनस EAX अपॉन V इंटू A या माइनस EA स्क्वायर अपॉन V इंटू X। अतः वायु पिस्टन की गति का समीकरण होगा, क्योंकि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो F इजिकल टू m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, और ये दिया जाएगा माइनस EA स्क्वायर अपॉन V इंटू X से, या इट इज़ इक्वल टू माइनस KX। यहाँ पर K जो है वो EA स्क्वायर अपॉन V है, जो कि बल नियतांक के नाम से जाना जाता है, और m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस KX इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, या d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m के बराबर है। यह बिल्कुल सरल आवर्त गति की इक्वेशन जैसा ही है, जहाँ पर आवर्तकाल
t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 से दिया जाता है, या t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k हो जाएगा, और इट इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, k की वैल्यू अगर अपन पुट करें तो ई ए स्क्वायर अपॉन v लिख सकते हैं k की जगह, और इट इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम वी अपॉन ई ए स्क्वायर, तथा आवर्ती जो है वो दी जाएगी 1/2 पाई या 1/t से, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, और इट इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ई ए स्क्वायर अपॉन एम वी। चूँकि द्रव्यमान m जो है वो ए एल रो के बराबर है, जो कि अपन ने पहले देखा था, तो t का मान हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ए एल रो वी अपॉन ई ए स्क्वायर, और इट इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल रो वी अपॉन ई ए, तथा आवर्ती जो है वो दी जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ई ए अपॉन एल रो वी से। क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग c होता है और c दिया जाता है अंडर रूट ई अपॉन रो से, अतः अगर हम ध्वनि के वेग के टर्म्स में इन इक्वेशन को लिखें तो आवर्तकाल t का मान मेरे पास में आ जाएगा 2 पाई अपॉन सी इंटू अंडर रूट एल वी अपॉन ए, और आवर्ती का मान आ जाएगा c अपॉन 2 पाई अंडर रूट ए अपॉन एल वी। यह जो समीकरण है इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि हम भिन्न भिन्न आवर्तियों के हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर्स को बना सकते हैं, जैसे ग्रीवा की लंबाई को चेंज करें, या वाल्व के आयतन को चेंज करें, या ग्रीवा के काट क्षेत्र को चेंज करें, तो हमारे पास में बहुत सारे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर्स हम बना सकते हैं। और इन हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर की ये विशेषता है कि यह उसी आवर्ती पर अनुनादित होगा जो अगर सम्मिश्र ध्वनि में उस आवर्ती की तरंग मौजूद हो। तो हम कह सकते हैं कि किसी सम्मिश्र ध्वनि को जब हम ग्रीवा बी के ऊपर रखेंगे कि उसमें उस पर्टिकुलर आवर्ती की तरंग मौजूद है या नहीं, और आवर्ती का मान हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यह हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के बारे में आज अपन ने डिस्कस करा है। इसी तरह से आज अपन दूसरा डिस्कशन करते हैं स्प्रिंग द्वारा दो द्रव्यमानों का दोलन। m1 m2 दो द्रव्यमान कण हैं, इन दोनों को विपरीत दिशा में विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो ये दोलन करने लगते हैं, किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। m1 द्रव्यमान के कण का विस्थापन x1 है और m2 द्रव्यमान के कण का विस्थापन x2 है, तो x2 इज़ ग्रेटर देन x1 है, जो कि स्प्रिंग में तनाव x2 माइनस x1 के बराबर होगा। द्रव्यमान m1 के गति का समीकरण होगा m1 इंटू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू k x2 माइनस x1, तथा m2 के गति का समीकरण होगा m2 d2x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k x2 माइनस x1। इन समीकरणों को, पहली समीकरण को अगर हम m2 से और दूसरी को m2 से गुणा m1 से गुणा करें और उसके बाद में माइनस कर दें, तो मेरे पास में जो राशि आएगी वो आएगी m1 m2 d2x2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के m1 प्लस m2 इंटू x2 माइनस x1। यदि x2 माइनस x1 का मान x के बराबर ले लें तो मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी m1 m2 d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के m1 प्लस m2 इंटू x, या m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के x। यह सरल आवर्त गति की समीकरण है और जिसका विस्थापन x है और द्रव्यमान m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को म्यू या रिड्यूस मास भी कहते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास में d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय म्यू इंटू एक्स, जिसका आवर्तकाल दिया जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के से, तथा आवर्ती 1/t के बराबर होती है, तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू। इसका उपयोग करके द्विपरमाणुक अणुओं की कंपन आवर्ती का मान हम ज्ञात कर सकते हैं।